नमस्कार मित्रों, आप सब कैसे हो। आज हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा में हमारी तीसरी क्लास शुरू हो रही है। कल तक हमने पढ़ा था, ग्रियर्सन को पढ़ा था, शिव सिंह सेंगर को पढ़ा था, गारसा दत्तासी को पढ़ा था और एक मौलवी करीमुद्दीन थे। वो इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, पर ये तीनों गारसा दत्तासी और ग्रियर्सन और शिव सिंह सेंगर, ये तीनों ही बहुत इम्पोर्टेंट है और इनसे बहुत क्वेश्चन बनते हैं। और पिछली फर्स्ट ग्रेड एग्जाम में गारसा दत्तासी से क्वेश्चन आया था। तो अब आज हम पढ़ेंगे एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक रचनाकार को, वो है मिश्र बंधु। मिश्र बंधु तीन भाई थे। पहले थे श्याम बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र और गणेश बिहारी मिश्र। इन्होंने ग्रंथ लिखा है मिश्र बंधु विनोद। ये जो सुखदेव बिहारी मिश्र है, इनकी जगह एक और को ऐड कर देते हैं अधिकतर, या श्याम बिहारी मिश्र की जगह कृष्ण बिहारी मिश्र ऐड कर देते हैं ताकि बच्चे कंफ्यूज हो जाए उससे। तो हमें ये बात ध्यान रखना है कि श्याम बिहारी मिश्र है, सुखदेव बिहारी मिश्र है और गणेश बिहारी मिश्र है। SSG, श्याम बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र और गणेश बिहारी मिश्र, ये तीनों हैं मिश्र बंधु। और इनके ग्रंथ का नाम है मिश्र बंधु विनोद। वो तो आपको इजीली याद हो ही जाएगा क्योंकि इनके नाम से ही है मिश्र बंधु विनोद, जिसके 4 भाग हैं। मिश्र बंधु विनोद के 4 भाग हैं, परंतु इसकी प्रकाशन वर्ष 2 ही है। ध्यान देना इस बात पर। मिश्र बंधु के 4 भाग हैं। मिश्र बंधु विनोद जो मिश्र बंधुओं का ग्रंथ है, उसके 4 भाग हैं और प्रकाशन वर्ष 2 है। मतलब ये 2 साल में प्रकाशित हुए हैं, पर इनके भाग हैं 4। भाग 4, प्रकाशन वर्ष 2। मिश्र बंधु विनोद के भाग 4 हैं और प्रकाशन वर्ष है इसके 2। ठीक है, याद रखना ये। तो हम ध्यान दीजिए, मिश्र बंधु 3 भाई थे। 3 भाई थे ये, श्याम बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र और गणेश बिहारी मिश्र। ये सुखदेव नहीं है, ये है शुकदेव। सुखदेव नहीं है, ये शुकदेव है। शुकदेव बिहारी मिश्र और गणेश बिहारी मिश्र। ओके, चलिए आगे चलते हैं। इनके मिश्र बंधुओं के ग्रंथ का नाम है मिश्र बंधु विनोद और ये 4 भाग हैं इसके, मिश्र बंधु विनोद के। तो इसके 4 भाग हैं। तो प्रथम 3 भाग, जो इसके 3 भाग हैं, वो तो 1913 ईस्वी में प्रकाशित हुए। 1913 ईस्वी में प्रकाशित हुए और चौथा भाग 1934 ईस्वी में। मिश्र बंधु विनोद के 3 भाग 1913 ईस्वी में और चतुर्थ भाग 1934 ईस्वी में। 1934 ईस्वी में प्रकाशित हुए, पर इनका प्रकाशन वर्ष क्या है? 2। भाग है 4, प्रकाशन वर्ष है 2। प्रथम 3 भाग 1913 ईस्वी में, चौथा भाग 1934 ईस्वी में और इसके प्रकाशन वर्ष है 2, 1913, 1934। 1913 में 3 भाग, 1934 में 1 भाग, चौथा भाग। इसमें कुल कवि है 5000 और आचार्य शुक्ल ने इसे महाव्रत संग्रह कहा है। मतलब ये बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा है, 5000 कवियों का वर्णन किया गया है, इसलिए इसको महाव्रत संग्रह कहा गया है। इसकी पद्धति वही है, कालानुक्रम, जो हमने पीछे ग्रियर्सन की पढ़ी थी, वही पद्धति इनकी है, कालानुक्रम। और साहित्य प्रारंभ, इन्होंने साहित्य माना है प्रारंभ 643 ईस्वी से। मिश्र बंधुओं ने साहित्य का प्रारंभ 643 ईस्वी से माना है। इसकी पद्धति क्या है? कालानुक्रम।
और इन्होंने हिंदी का प्रथम गद्यकार माना है गोरखनाथ को। हिंदी का प्रथम गद्यकार गोरखनाथ को। इन्होंने हिंदी का प्रथम गद्यकार माना है गोरखनाथ को। और प्रिय कवि माना है इन्होंने देव को। प्रिय कवि किसको माना है? देव को। और प्रथम गद्यकार माना है गोरखनाथ को और प्रिय कवि माना है इन्होंने देव को। और मिश्र बंधु रीतिवादी साहित्य से प्रभावित थे। मिश्र बंधु किससे प्रभावित थे? रीतिवादी साहित्य से मिश्र बंधु प्रभावित थे। आचार्य शुक्ल ने, जो शुक्ल जी हैं, आचार्य शुक्ल ने परिचयात्मक, ये परिचयात्मक है, ऐसे लिखा है ये, परिचयात्मक विवरण मिश्र बंधु विनोद से लिया है। आचार्य शुक्ल ने अपना ग्रंथ लिखने में हिंदी साहित्य का इतिहास, जो आचार्य शुक्ल ने लिखा था 1929 ईस्वी में, इसके भी 2 भाग थे, वो हम आगे बात करेंगे। उसको लिखने में जो परिचय, कवियों का परिचय विवरण लिया है वो मिश्र बंधु विनोद से लिया है। और मिश्र बंधु ने एक ही कालखंड को 2 उपभागों में बांटा है, अर्थात एक ही कालखंड के इन्होंने 2 नाम रखे हैं। जैसे आदिकाल का रखा है इन्होंने आरंभिक काल, और आरंभिक काल नाम रखा है आदिकाल का। शुरू में मिश्र बंधु ने आदिकाल को नाम दिया था आरंभिक काल। तो पूर्व आरंभिक काल और उत्तर आरंभिक काल। हम एक बार दोबारा रिवीजन कर लेते हैं इसका। मिश्र बंधु 3 भाई थे, श्याम बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र और गणेश बिहारी मिश्र। ये सुखदेव नहीं है, ये शुकदेव है। शुकदेव बिहारी मिश्र और गणेश बिहारी मिश्र, इनके ग्रंथ का नाम है मिश्र बंधु विनोद। और इनका ग्रंथ 4 भागों में प्रकाशित हुआ है। प्रकाशन वर्ष 2 है, भाग 4 है और प्रकाशन वर्ष 2 है। चार भाग और प्रकाशन वर्ष 2 है। प्रथम 3 भाग प्रकाशित हुए 1913 ईस्वी में और चतुर्थ भाग प्रकाशित हुआ है 1934 ईस्वी में और प्रकाशन वर्ष है 2। इस ग्रंथ में कुल कवि 5000 कवियों का वर्णन किया गया है, इसीलिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे महाव्रत संग्रह कहा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने मिश्र बंधु विनोद को महाव्रत संग्रह कहा। और इस ग्रंथ की पद्धति कालानुक्रमी है और साहित्य प्रारंभ माना है इन्होंने 643 ईस्वी से। और इन्होंने प्रथम गद्यकार माना है गोरखनाथ को और प्रिय कवि इन्होंने माना है देव को। और एक और बात, बिहारी बड़े या देव, जब ये विवाद हुआ था तो ये विवाद मिश्र बंधुओं ने ही बनाया था कि बिहारी बड़े हैं या देव, क्योंकि मिश्र बंधुओं के प्रिय कवि देव थे तो इन्होंने देव को बड़ा माना है और अन्य कवियों ने बिहारी को बड़ा माना है, इसलिए। और अंक देकर तुलना की पद्धति भी मिश्र बंधुओं ने चलाई है। और रीतिवादी साहित्य से प्रभावित थे मिश्र बंधु, मतलब रीतिकाल के रीतिवादियों से प्रभावित थे। आचार्य शुक्ल ने अपना ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास जो 1929 ईस्वी में लिखा था, उसका परिचयात्मक विवरण मिश्र बंधु विनोद से लिया। और इन्होंने एक ही कालखंड को 2 उपभागों में बांटा। एक ही कालखंड को 2 उपभागों में बांटा, मतलब जैसे आदिकाल है तो आदिकाल को आरंभिक काल, पूर्व आरंभिक काल और उत्तर आरंभिक काल नाम दिया इन्होंने।
इसी तरह भक्ति काल को भी इन्होंने उत्तर मध्यकाल और उत्तर मध्यकाल नाम दिया। इस तरीके से इन्होंने 2 भागों में बांटा है। और मिश्र बंधुओं ने रीतिकाल को अलंकृत काल नाम दिया। मिश्र बंधुओं ने रीतिकाल को अलंकृत काल नाम दिया। क्या नाम दिया? अलंकृत काल। ये भी क्वेश्चन आता है, इम्पोर्टेंट है। मिश्र बंधुओं ने रीतिकाल को अलंकृत काल नाम दिया। ओके, तो ये आपको समझ में आ गया होगा शायद। अब हम अगले बढ़ते हैं आगे। अब हम पढ़ रहे हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जो हमारे हिंदी साहित्य में एक बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़े आलोचक रहे हैं ये। और एक प्रमाणिक, इनकी पुस्तकें प्रमाणिक हैं। मतलब अगर हम इनकी पुस्तकें पढ़ते हैं तो हमें और कोई कहीं से भी प्रमाण लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल बहुत बड़ा नाम है हिंदी साहित्य में। इन्होंने ग्रंथ लिखा है हिंदी साहित्य का इतिहास। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ग्रंथ लिखा है हिंदी साहित्य का इतिहास, जो 2 भागों में प्रकाशित हुआ है। प्रथम भाग आया था इसका 1929 ईस्वी और द्वितीय भाग आया था इनका 1941 ईस्वी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के ग्रंथ का नाम है हिंदी साहित्य का इतिहास, जो 2 भागों में प्रकाशित हुआ। प्रथम भाग है 1929 ईस्वी और द्वितीय भाग है 1941 ईस्वी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पद्धति है विधेयवादी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पद्धति कौन सी है? विधेयवादी। विधेयवादी के भारत में जनक तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल है। और वैसे रामचंद्र शुक्ल विधेयवादी के जनक हैं भारत में। और ऐसे विधेयवाद पद्धति के जनक कौन है? हिप्पो लैंटेन। मैं दोबारा बता देती हूँ, वैसे मैंने आपको पहले बता दिया, फिर भी एक बार और बता देते हैं। हिप्पो लैंटेन विधेयवाद के जनक है ये। और भारत में है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की प्रथम पत्रिका थी आनंद कादम्बिनी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की प्रथम पत्रिका कौन सी है? आनंद कादम्बिनी। और एक बात और याद रखना, सरस्वती पत्रिका में इनका प्रथम निबंध छपा था, वो है साहित्य, जो साहित्य था जो 1804 ईस्वी में छपा था। कौन सी में? सरस्वती पत्रिका में। सरस्वती पत्रिका में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो प्रथम निबंध छपा था वो था साहित्य, जो कि छपा था 1804 ईस्वी में। हिंदी साहित्य का इतिहास हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया था। ध्यान देना, हिंदी साहित्य का इतिहास हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया था। अब हिंदी शब्द सागर 1928 में लिखा गया था, जो श्याम सुंदर दास की परिकल्पना थी। वो हिंदी शब्द सागर श्याम सुंदर दास ने सोचा था ये, और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ये हिंदी साहित्य का इतिहास हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा है। और पहले तो इसको हिंदी साहित्य का इतिहास को नाम दिया था इन्होंने हिंदी साहित्य का विकास। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो अपना रचना लिखी है हिंदी साहित्य का इतिहास, उसका पहले नाम था हिंदी साहित्य का विकास। और फिर बाद में जब वो पूरा हो गया तो उसको नाम दिया गया हिंदी साहित्य का इतिहास, जो 1929 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था।
हिंदी साहित्य के इतिहास में अंतिम बिंदु छायावाद के ऊपर लिखा गया है। छायावाद के बाद आचार्य रामचंद्र शुक्ल का देहांत हो गया था, तो उन्होंने इसके आगे नहीं लिखा। मतलब छायावाद के बाद के जो काल है वो इसमें नहीं है, हिंदी साहित्य के इतिहास में। हिंदी साहित्य का इतिहास प्रथम शुद्ध व्यवस्थित वैज्ञानिक इतिहास है। मतलब जो रामचंद्र शुक्ल की रचना है हिंदी साहित्य का इतिहास, वो हिंदी साहित्य का प्रथम शुद्ध व्यवस्थित वैज्ञानिक इतिहास है। प्रथम वैज्ञानिक इतिहास तो गणपति चंद्र गुप्त का है, नहीं, जॉर्ज ग्रियर्सन का है प्रथम वैज्ञानिक इतिहास तो, परंतु शुद्ध रूप से और व्यवस्थित रूप से जो लिखा गया इतिहास है वो है रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास, जो कि प्रकाशित हुआ है 1929 ईस्वी में, और द्वितीय भाग आया था इसका 1941 ईस्वी में। और इस हिंदी साहित्य के इतिहास का अंतिम बिंदु छायावाद के ऊपर लिखा गया है, और यह हिंदी साहित्य का शुद्ध व्यवस्थित वैज्ञानिक इतिहास है। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने एक ही कालखंड को दोहरे नामकरण की परंपरा चलाई थी। अब इस बात पर ध्यान देना, मिश्र बंधुओं ने तो एक ही कालखंड को 2 भागों में बांटा था, परंतु आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने एक ही कालखंड को 2 नाम दिए थे। जैसा कि हम किसी बच्चे का 2 नाम नहीं रख देते, वैसे आचार्य शुक्ल ने एक ही काल को 2 नाम दिए थे, जबकि मिश्र बंधुओं ने एक ही कालखंड को 2 भागों में बांटा था। जैसे कि काल चला है 100 साल चला है, तो मिश्र बंधुओं ने उसको 50 साल अलग किए, 50 साल अलग किए, परंतु आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 2 नाम दिए उनको। जैसे 100 साल का है तो वो 100 साल का ही है, पर उसके नाम 2 हैं। ठीक है, मैं समझ रही हूँ कि आपको समझ में आ रहा है। चलिए अब आगे चलते हैं। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने नामकरण किया है, आदिकाल को नाम दिया इन्होंने वीरगाथा काल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को नाम दिया है वीरगाथा काल। ये किसको नाम दिया है? आदिकाल को, जो पहला काल है। आदिकाल को इन्होंने वीरगाथा काल कहा है, जो इसका समय है 1050 से 1375, विक्रम संवत 1050 से 1375। अगर आपको इसकी ईस्वी निकालनी है तो इसमें से 57 घटा दो, और विक्रम संवत बनाना है तो ईस्वी में 57 जोड़ लो। अगर विक्रम संवत बनाना हो तो प्लस कर दो 57, अगर ईस्वी बनानी हो तो विक्रम संवत से माइनस कर दो 57। तो वीरगाथा काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल नाम दिया, और इसका समय बताए 1050 से 1375। फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल को नाम दिया पूर्व मध्य काल, और इसका समय बताया विक्रम संवत 1375 से 1700। भक्ति काल का समय बताया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 1375 से 1700, और इसको नाम दिया है पूर्व मध्य काल। तो 1375 में से हम 57 माइनस कर देंगे तो इसका ईस्वी निकल आएगा। और रीतिकाल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने नाम दिया है उत्तर मध्य काल, और इसका समय बताए विक्रम संवत 1700 से 1900। और आधुनिक काल को नाम दिया है गद्य काल, और इसका समय बताया विक्रम संवत 1900 से अद्यतन, मतलब आज तक। तो आधुनिक काल को रामचंद्र शुक्ल ने गद्य काल नाम दिया है, परंतु इसको 2 भागों में बांटा है, गद्य खंड और पद्य खंड। ये गद्य काल को 2 भागों में बांटा है, एक में तो गद्य रचनाकार है, एक में पद्य है। तो एक बार हम इसको वापस रिवीजन कर लेते हैं, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है और ये एग्जाम में आता रहता है।
तो नामकरण में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को नाम दिया है वीरगाथा काल, जिसका समय बताया उन्होंने 1000 विक्रम संवत 1050 से 1375। भक्ति काल को नाम दिया है पूर्व मध्य काल और इसका समय बताया है विक्रम संवत 1375 से 1700। और रीति काल का नाम दिया है उत्तर मध्य काल और इसका समय बताया विक्रम संवत 1700 से 1900। और आधुनिक काल को इन्होंने नाम दिया है गद्य काल और इसका समय बताया विक्रम संवत 1900 से अब तक। और इसको 2 भागों में बांटा है, गद्य खंड और पद्य खंड। ठीक है, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और अगर एग्जाम में विक्रम संवत ना आकर केवल ईस्वी आता है तो हमें एक चीज़ तो याद करनी है। अगर हम विक्रम संवत याद करते हैं तो उसमें से 57 घटा देंगे, 57 जोड़ देंगे, तब तो विक्रम संवत में से हम 57 घटा देंगे तो ईस्वी निकल आएगा। ईस्वी में हम 57 जोड़ देंगे तो विक्रम संवत निकल आएगा। तो आपको एक ही चीज़ याद कर लेनी है बस। इसके बाद में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रारंभ माना है, हिंदी साहित्य का प्रारंभ माना 1993 ईस्वी, 993 ईस्वी। तो 1050 में से 57 घटा देंगे हम तो 993 ईस्वी आ जाएगा। और हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो सामग्री इकट्ठी की है, ये एग्जाम में आता है, जो सामग्री इकट्ठी की है उन्होंने वो की है सर्वप्रथम तो मिश्र बंधु का मिश्र बंधु विनोद जो 1913 ईस्वी में आया था। फिर राम नरेश त्रिपाठी की कविता कौमुदी 1917 ईस्वी। अब तो उसके 8 भाग हो गए और भी ज़्यादा हो गए होंगे अब तक। तो राम नरेश त्रिपाठी की कविता कौमुदी जो 1917 ईस्वी में आई थी। फिर उन्होंने लिया श्याम सुंदर दास की गोविंद, ये गोविंद है, इसको गोविंद कर लेना है, सॉरी, ये गोविंद नहीं है, ये गोविंद है, गोविंद, गोविंद रत्नमाला ये। ठीक है। और हरिहर द्विवेदी जिनका नाम वियोगी हरि था, उनकी ब्रज माधुरी सार जो 1923 ईस्वी में आई थी। और ये जो श्याम सुंदर दास की गोविंद रत्नमाला है, ये क्या है, एक जीवनी है, ये श्याम सुंदर दास की जीवनी है। ठीक है, तो आज हम दोबारा एक बार और रिवीजन कर लेते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वे नामकरण किया है, तो दोहरे नामकरण की परंपरा चलाई आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। तो इन्होंने आदिकाल को नाम दिया वीरगाथा काल जो 1000 विक्रम संवत 1050 से 1375 था। भक्ति काल को दिया है पूर्व मध्य काल विक्रम संवत 1375 से 1700। फिर रीति काल को दिया है उत्तर मध्य काल विक्रम संवत 1700 से 1900। और आधुनिक काल को नाम दिया है इन्होंने गद्य काल जो 2 खंडों में विभाजित है, गद्य खंड और पद्य खंड, जो है 1900 से अब तक। और इन्होंने हिंदी साहित्य का प्रारंभ माना है 993 ईस्वी, 993 ईस्वी माना है इन्होंने। और इन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने में जो स्रोत सामग्री इकट्ठी की है, जैसे कि परिचयात्मक विवरण इन्होंने लिया है मिश्र बंधु विनोद से जो कि 1913 ईस्वी में आई थी। फिर इन्होंने राम नरेश त्रिपाठी की कविता कौमुदी ली, 1917 ईस्वी में आई थी वो, उसके 8 भाग हो गए, ये भी एग्जाम में आ सकता है। और श्याम सुंदर दास की गोविंद रत्नमाला 1919 ईस्वी में आई थी जो इनकी जीवनी है। और हरिहर द्विवेदी जिनका नाम वियोगी हरि भी है, उनकी ब्रज माधुरी सार जो कि 1923 ईस्वी में आई। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इससे अपना इतिहास लेने में इनकी सहायता ली थी। चलिए अब आगे चलें। अच्छा, तो इतना ही है आज।
तो चलिए फ्रेंड्स, अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और मुझे बताइए कि इसमें क्या कमी है या फिर क्या और ज़्यादा पढ़ाना चाहिए मेरे को। नमस्कार।